ये पॉलिटिका लेक्चर 1 होगा और हम जब इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे तो साथ-साथ हिमाचल प्रदेश की भी पॉलिटी कवर करते चलेंगे। और हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आयोग ने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने कैसे-कैसे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछता है। तो हमारा जो पहला लेक्चर होगा वो हम देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और फिर देखेंगे कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आयोग इसमें पूछ रहा है। तो देखिए ये आयोग के द्वारा पिछले सालों में क्वेश्चन पूछा गया है और ये उसका हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि हु सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ वन पार्टी बॉडी इन एन essentially one party country. The assembly was Congress and the Congress was India. देखिए जब देश आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो ये भी हम देखेंगे, सारी चीजों को डिटेल से देखेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराने, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, पॉलिटी के किस टाइप के क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो उस टाइम पर कोई उसके अपोजिशन में कोई पार्टी नहीं थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मोस्टली रिप्रेजेंटेशन था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। मतलब एक वन पार्टी सिस्टम था उस टाइम पर। अपोजिशन में मुस्लिम पार्टी थी, लेकिन मुस्लिम पार्टी बजाय इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी बनने के बजाय उसने अपना एक अलग देश बनाने के बारे में सोचा। तो मतलब कोई पार्टी नहीं थी। तो इस पार्टी के अंदर मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, मोस्टली लोग जो थे वो कांग्रेस के लोग थे और कांग्रेस के जो लोग थे वो मोस्टली अपर कास्ट से आते थे, एकदम हाई प्रोफाइल के लोग थे। तो इसलिए इसको बोला जाता है, क्रिटिसिज्म किया जाता है कि द असेंबली वाज कांग्रेस। मतलब जो असेंबली है, असेंबली के अंदर जो लोग हैं वो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस वाज इंडिया और कांग्रेस ही इंडिया है। तो ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट बना रहा था उस टाइम पर क्रिटिसिज्म के तौर पर। जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अगर क्रिटिसिज्म करना हो कि एक ही पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, मुस्लिमों को रिप्रेजेंट नहीं करती थी, तो ये ऑस्टिन ने बात बोली थी। ठीक है, ये आपका ये जो है स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट किसने बोला था। तो ये जो इसका सही आंसर है ये ऑस्टिन है इसका आंसर। ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में कोई ऑप्शन चेंज नहीं है। ये मैंने यहाँ पर कॉपी, ये जो है स्क्रीनशॉट लिया है, ये हिंदी का है, इधर इंग्लिश का है। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे। उसमें डायरेक्ट इलेक्शन जैसा अभी जनरल इलेक्शन चल रहे हैं, तो जनरल इलेक्शन में क्या, जिनकी एज 18 साल से ज्यादा है वो जाकर वोटिंग करेंगे और फिर जो भी जिसको भी वोट करना है वो कर सकते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो एक क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है लोगों की जो रियल विश है उसको प्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि डायरेक्टली लोगों से इलेक्ट होकर नहीं आई थी। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने बोला भी था कि जब इन्होंने मांग रखी थी कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और वो जो एडल्ट फ्रेंचाइजी पे बेस होगी, तो हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि रिगार्डिंग, क्योंकि हाँ मैं ये बता रहा था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसी में से एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, कब से बनाई गई थी? 2 सितंबर 1940, अभी हम सब देखेंगे 2 सितंबर 1946 से लेकर और 15 अगस्त 1947 तक ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी रही। जब क्योंकि 15 अगस्त 1947 को सारा तामझाम अंग्रेजों ने सारा तामझाम इंडियन पॉलिटिशियन के हाथ में दे दिया था। उन्होंने अपने साइड से सारा पीछा छुड़ा लिया था। तो उस टाइम तक जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो जवाहरलाल नेहरू जो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसके हेड थे। और उस टाइम पे मतलब ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर वाला कोई मतलब सिस्टम नहीं था, लेकिन आप उनको प्राइम मिनिस्टर ही बोल सकते हैं, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है, जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पर ये हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका जो आंसर है वो यही है। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू वाज द डेजिग्नेटेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव, ये नहीं है बिल्कुल भी। द वाइसरॉय कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये नहीं था, ये प्राइम मिनिस्टर यही बनाए गए थे, ये भी गलत है। द मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट और द मेंबर ऑफ वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो इनके मेंबर थे वो कहाँ से निकाले लिए गए थे? ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे, भी देखेंगे कौन सी डेट के हुए थे, तब ये वहां से ही लोगों को निकाला गया था। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। ठीक है, पुराना मैप है जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट है, ये वहां पर उसका मैप है अब का। अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो शुरुआत होती है वो 1934 से होती है। एम एन रॉय ने
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1934 के अंदर एमएन रॉय ने बोला कि हम एक ऐसी बॉडी बनाएंगे, ये नहीं बोला था कि इन्होंने कि भाई क्या काम होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे हम। तो एमएन रॉय पहले पर्सन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की मांग रखी थी। ठीक है, ये कोई ऐसा डिमांड नहीं थी अंग्रेजों के सामने, बस इन्होंने बोला था कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट आइडिया दिया था इन्हें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1934 में बननी चाहिए। और इंडिया के अंदर जो कम्युनिस्ट मूवमेंट आया वो भी इन्हीं की वजह से आया। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, तो वो कहानी को नहीं देखेंगे। तो एमएन रॉय को, एक छोटी सी कहानी के, एमएन रॉय को जो है इनको रशिया सोवियत यूनियन भेजा गया किसी काम से। तो वहां पर जो कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रहा था, तो वहां पर जो है कोई लेक्चर दे रहा था, तो ये अपने लेक्चर को अटेंड करने में लग गए। इतने ज्यादा मतलब उससे इन्फ्लुएंस हुए कि जो काम दिया गया था उसको भूल गए, बस ये उसी में लग गए। तो इंडिया के अंदर आई है कम्युनिस्ट मूवमेंट लेकर। फिर उसके बाद 1934 में तो स्वराज जो पार्टी थी, इसने मई 1934 को फॉर्मली डिमांड रखी थी। पहली बार अगर ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड रखी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है स्वराज पार्टी, तुम्हारे मतलब इस वाले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में तो नहीं पूछा गया। उसके बाद में एक साल 1935 के दूसरे कमीशन में पूछा गया। 1935 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो काम होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा इंडिया के अंदर। और देखिए, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड रखी, फिर 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने on the behalf of the constituent on the behalf of the Indian National Congress, ये ऐसा मतलब ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी ये एडल्ट फ्रेंचाइजी होगी। मतलब इसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे, डायरेक्टली इलेक्शन, जैसे कि आज की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर लोग जिनकी एज 18 साल से ज्यादा होती है वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। तो इसमें डायरेक्ट इलेक्शन के लिए इन्होंने बोला था, लेकिन ये प्रावधान नहीं हो पाया था। तो ये थी। उसके बाद अब बात करते हैं कि अंग्रेजों ने इनकी बात मानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। हाँ, मानी। 1940 के अंदर अंग्रेजों ने ये बात मानी और इसको बोला जाता है अगस्त ऑफर 1940। तो आपको डेट पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा क्रोनोलॉजी में जब लगाने के लिए आता है तो फिर आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सी डेट क्या थी। तो फिर जब अंग्रेजों ने बात मानी तो 1942 के अंदर 2 साल के बाद इन्होंने इंडिया के अंदर एक मिशन भेजा, उसका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्योंकि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इस मिशन को हेड कर रहे थे। लेकिन ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसका एक रीजन ये था, जो मुस्लिम लीग था वो इसी बात पर अड़ा था कि हमको पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान बनाना है। तो उन्होंने, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने मना कर दिया था कि हम जो है 2 स्टेट नहीं बनने देंगे, एक ही स्टेट रहेगा। तो इसलिए ये जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का मिशन आया था 1942 के अंदर, ये मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, इसलिए ये मिशन फेल हो गया था। फिर 1946 के अंदर फिर से मिशन भेजा गया, कैबिनेट मिशन। इस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन, और इस मिशन के अंदर 3 लोग थे, जिसमें से सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे। एक तो लॉरेंस थे, दूसरे थे लॉरेंस हो गया, और एक और थे हमारे पास अलेक्जेंडर। तो ये जो मिशन था कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर जो भेजा गया था, ये सक्सेसफुल हुआ। ये इंडिया, ये डेट एक एग्जाम था, मतलब दूसरा था, उसमें ये डेट पूछी गई थी, एक्चुअली क्लैट में पूछी गई थी। ये क्लैट का जो एग्जाम होता है कि इंडिया के अंदर जो कैबिनेट मिशन है कौन सी डेट को आया था, तो ये डेट पूछी गई थी उसके अंदर। ठीक है, तो मतलब आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है। तो कैबिनेट मिशन जब आया, मार्च में आया, मार्च 1946 के अंदर इंडिया के अंदर आ गया, अपना हेलीकॉप्टर लेकर, प्लेन आए थे। उसके बाद में इन्होंने 16 मई 1946 को एक अपनी लिस्ट जारी करी। लिस्ट क्या थी वो, उसमें एक्चुअली स्कीम थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी, उसमें कितने मेंबर होंगे, क्या होगा। और वो मैंने पूरा इसका नहीं लिया है, बस मेन जो चीज थी, इस जो ये मिशन पब्लाइज हुआ था कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को, इसमें ये बोला गया, डेट थोड़ी सी पता होना चाहिए आपको, कुछ क्रोनोलॉजी, अगर आपको अच्छे से हिस्ट्री को पकड़ बनानी तो क्रोनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो बनेगी, और उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, उसमें जो टोटल लोग होंगे वो 389 लोग होंगे, जो कि प्रिंसली स्टेट से आएंगे और ब्रिटिश इंडिया से आएंगे। प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर आएंगे, और इसका कोई इलेक्शन नहीं होगा। जो प्रिंसली स्टेट का जो राजा होगा या राजकुमारी होगी, वो किसी अपना एक ऐसे बंदे को भेजेगा जिस पर वो विश्वास करती हो कि जाओ हमको रिप्रेजेंट करो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब
389 में से 93 आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो 296 बचेंगे। 296 जो ये लोग थे इन पर इलेक्शन होंगे। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होने वाले कि जिनकी एज उस टाइम जो भी कुछ एज थी वो डायरेक्ट लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसमें। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, ठीक है, इसमें क्वेश्चन मतलब एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इसलिए सुनने की जरूरत है। तो इसमें इन्होंने 296 की जो सीट थी इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि जो ब्रिटिश के अंदर एरिया था वो दो टाइप से हेड कर रहे थे। एक तो चीफ कमिश्नर होते थे और एक होते थे गवर्नर। जो गवर्नर के अंदर एरिया होता था और जो चीफ कमिश्नर के अंदर एरिया होता था। तो चीफ कमिश्नर को 4 सीट दी गई। 296 में से 4 सीट चीफ कमिश्नर, ऐसे प्रोविंसेस जहां पर चीफ कमिश्नर हेड करते थे उनको 4 सीट दी गई और बाकी 292 सीट गवर्नर प्रोविंसेस वालों एरिया को दी गई। तो यहाँ पर 11 थे तो इनको इतनी सीट दी गई यहाँ पर। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि इलेक्शन होंगे। देखिए मंथ आ गया, कौन सा, मई की बात है, मई की बात है। तो मई के बाद क्या आएगा, मई के बाद आएगा, मतलब ज्यादा टाइम नहीं आया, मई जून आ गया, जून के बाद जुलाई अगस्त इलेक्शन होते हैं। 1946 में इलेक्शन होते हैं 296 सीट पर। और जब इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट मिली। आप देख रहे हो ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट मिली और मुस्लिम लीग को 73। मतलब कोई अपोजिशन में पार्टी ही नहीं थी। इसलिए वजह से अभी जो मैंने बताया था कि असेंबली इज कांग्रेस इज इंडिया, वो जो स्टेटमेंट इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर किसी दूसरे लोगों की जो माइनॉरिटी थी उनका, मतलब या दूसरी कोई पार्टी, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और इंडियन मुस्लिम लीग एक रीजन, मुस्लिम लीग का अलग होने का, पाकिस्तान का अलग होने का एक रीजन ये भी था क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं था। ये लोग सबको साथ लेकर नहीं चलते, तो इसका एक क्रिटिसिज्म ये भी है। अब इलेक्शन हो गए। देखिए इलेक्शन कब होंगे, जुलाई अगस्त, तो क्या आएगा, फिर सितंबर आएगा और फिर अक्टूबर आएगा और फिर नवंबर, फिर दिसंबर। अब इलेक्शन हो गए तो अब क्या होगा, इलेक्शन हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो जो भी लोग थे वो अपने इलेक्ट कर लिए गए। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है और इसकी पहली बैठक में सचिदानंद सिन्हा को एक टेम्परेरी चेयरमैन या प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का। और ये जो इन्होंने प्रैक्टिस फॉलो की थी, ये फ्रेंच प्रैक्टिस में ऐसा किया जाता है। तो फ्रेंच, आपको ये पता, अब बहुत ही कम चांस है कि आयोग ऐसा अंदर से बाल की खाल में से क्वेश्चन पूछे, लेकिन सचिदानंद सिन्हा ये पहली बार 9 दिसंबर 1946 को ये असेंबली मिली तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को इसका जो चेयरमैन बनाया गया असेंबली का। फिर उसके बाद में एक दिन छोड़कर दूसरे दिन जब असेंबली मिली 11 दिसंबर 1946 को, तो राजेंद्र प्रसाद जी को असेंबली का परमानेंट चेयरमैन बनाया गया या प्रेसिडेंट बोलो। तो आप तो समझ आया कि ये जो है इसके यहाँ पर एक दिन छोड़कर 9 तारीख के बाद एक दिन छोड़ोगे तो आएगा 10 को छोड़ो 11, तो 11 तारीख को यहाँ पर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्वेश्चन काफी बार पूछा गया अलग अलग एग्जामों में, प्रेसिडेंट बनाया गया इनको, असेंबली का चेयरमैन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, तो एक दिन छोड़ो, 11 तारीख के बाद एक दिन छोड़ा, आएगी 12 को छोड़ो, फिर आएगी 13 तारीख। तो 13 दिसंबर को 1946 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है अलग अलग एग्जामों में। ऑन 13 दिसंबर 1946 तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया असेंबली के अंदर। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये एक्चुअली आप इसको देख सकते हो, जो आज का हमारा प्रियम्बल है, जब हम पॉलिटी के अलग सीरीज चालू मतलब कि आगे करते जाएंगे तो मैं आपको प्रियम्बल भी बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में। वो तो खैर उसके क्वेश्चन का नहीं होगा, लेकिन आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है ये देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये आज का जो प्रियम्बल है उसकी, आज का जो प्रियम्बल है इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मॉडिफाई एक टाइप का फेस, मॉडिफाई वर्जन है उसका। अब ये जो 9 दिसंबर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया और असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया, बिना किसी रुकावट के इसको एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे मैंने कहा कि जो हमारा आज का प्रियम्बल है वो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस है, उसका मॉडिफाइड वर्जन। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन है, नीचे स्टेटमेंट दिए गए, तो आपको सही कोड पता करना है। सही, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग में कौन सी बात सही, आपको सही विधान पकड़ना है।
पहला स्टेटमेंट, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज। ये सही बात है कि ये जो है एडल्ट फ्रेंचाइजी पर बेस नहीं थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने बोला था 1938 के अंदर कि हम जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे वो एडल्ट फ्रेंचाइजी पर बेस होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए स्टेटमेंट आना चाहिए हमारे आंसर के अंदर, यहाँ पर नहीं आ रहा, तो मतलब ये छोड़ दो। अब हमने 25% आंसर एलिमिनेट कर दिया, अब 75% बचा उसको एलिमिनेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इट वाज नॉट ए, देखो यहाँ पर पढ़ते हैं दूसरा वाला, इट रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन। हमेशा ऐसे ऑप्शन को पहले रीड करो जो आपको लगता है कि ये सही या गलत होगा। जैसे इट रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शंस, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसको डायरेक्ट इलेक्शन से बनाया गया था, ये तो बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि ये ये तो डायरेक्ट इलेक्शन से बनाई ही नहीं गई थी, बनी ही नहीं थी। तो इसकी वजह से मतलब बी ऑप्शन हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो फिर क्या बचा लास्ट वाला, तो इसका मतलब ये, ठीक है। तो अब जैसे कि इट वर्कड थ्रू सेवरल कमिटी, जैसे ड्राफ्टिंग कमिटी बजी 22 कमेटी थी टोटल, अगर माइनर सबको मिला दिया जाए तो 22 कमेटी थी जिनके थ्रू जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये वर्क करती थी। तो इसी की ये जो है ये इसका जो सही आंसर है ये आयोग, ये किसी दूसरे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का मैं पढ़ा रहा था तो उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि ये कुछ अभी ज्यादा पुराना नहीं है, थोड़ा सा ही पुराना है। तो अब हम नए लेक्चर में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। आयोग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे वो भी देखेंगे।